नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे बिहार की राजनीति में सीमांचल में आज के दिन पर जो राजनीतिक हालात हैं, उसके बारे में बातचीत करूँगा। पहले भी मैंने सीमांचल की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपसे चर्चा की है, लेकिन जब मैं आज आपसे सीमांचल की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी यह कोशिश है कि मैं सीधे तौर पर आपको यह बताऊँ कि वहाँ पर वर्तमान समय में हवा का रुख किस ओर है और किस पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा है। हम सीमांचल के बारे में अगर विचार करते हैं तो जो सबसे प्रमुख बात वहाँ के बारे में आती है वह यह कि यहाँ पर जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में जो 24 सीटें आती हैं, उसमें मुस्लिमों की बहुलता है और अगर मुस्लिम एकमुश्त कहीं वोट डाल देते हैं, तो उस उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कम से कम ऐसी 11 सीटें हैं जहाँ पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और बाकी सीटों पर भी मुस्लिमों की ठीक-ठाक आबादी होती है। अगर बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स का हम इस्तेमाल करें, तो बिहार में जिस एम-वाई समीकरण की बात कही जाती है, अगर वह एम-वाई समीकरण सीमांचल के इलाके में सही तरीके से लागू हो जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव एकमुश्त राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे देते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे उम्मीदवार जीत जाएँगे। लेकिन अतीत में ऐसा नहीं हुआ। कुछ चुनाव में महागठबंधन को अच्छी सफलता मिली। मिसाल के तौर पर 2015 के चुनाव में जब कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उन्हें ठीक-ठाक सफलता मिली थी। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारी सीटों पर, तकरीबन आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की जीत हुई थी। तो क्या स्थिति है इस बार? पिछली बार के चुनावों में यह माना गया था कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने महागठबंधन की चुनावी गणित को खराब करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर यह भी माना गया था कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की छवि काफ़ी अच्छी है मुस्लिमों में और इसके कारण से जहाँ-जहाँ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होते हैं, वहाँ-वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता हैं, वह उस उम्मीदवार को भी वोट देते हैं। लेकिन क्या इस बार भी ऐसी स्थिति है? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में है और इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ कारणों को बताऊँगा, जिसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। जो पहली बात है वह यह कि असदुद्दीन ओवैसी का जो आकर्षण है, वह मुस्लिम मतदाताओं में है, मुस्लिम युवाओं में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे यह बात बिल्कुल साफ तौर पर लोगों की समझ में आ चुकी है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करना। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो बातें बहुत ही रोचक करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जब उनके प्रत्याशी को मुसलमान वोट देते हैं, तो वह प्रत्याशी कहीं चुनाव जीतता है और कहीं चुनाव हारता भी है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, जो महागठबंधन की राजनीतिक शक्ति है, वह कमज़ोर होती है, ऐसा अंदाज़ा अधिकांश मुस्लिम मतदाताओं को हो चुका है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो ऐसा कहने का आधार क्या है? आप लोग याद कीजिए कि जब महागठबंधन ने यह घोषणा की थी कि उसकी तरफ से मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और यह नहीं कहा था कि कोई मुस्लिम नेता भी उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ज़ोर-शोर से यह कहा कि जो मुस्लिम हैं, वह महागठबंधन के भीतर या कांग्रेस के भीतर दरी बिछाने का काम करते हैं। और इससे काफ़ी समय तक या कहें कम से कम 2 या 3 दिनों तक जो महागठबंधन के प्रवक्तागण हैं या महागठबंधन के नेतागण हैं, वो डिफेंसिव मुद्रा में भी आ गए थे। लेकिन बाद में कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रभारी हैं, कृष्णा अलूवरू, उन्होंने यह संकेत दिया कि एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम भी होगा। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तेज-तर्रार नेताओं ने काफ़ी मेहनत की है सीमांचल के इलाकों में। उन्होंने अपनी हर सभा में असदुद्दीन ओवैसी के तर्कों को काटने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने या महागठबंधन ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, वे मुस्लिम उम्मीदवार पढ़े-लिखे हैं, मुद्दों को समझते हैं और अगर उनके बारे में कोई यह टिप्पणी करता है कि वे दरी बिछाने वाले नेता हैं, तो यह मुस्लिम समाज का अपमान है। और इससे एक जो छवि असदुद्दीन ओवैसी ने गढ़ने की कोशिश की है, उस छवि को तोड़ने में काफ़ी मदद मिली है इस सघन चुनावी प्रचार से। तो 2 फैक्टर्स जो कांग्रेस की तरफ से आए, एक ज़मीनी स्तर पर सघन चुनावी प्रचार और दूसरा जो है वह है एक घोषणा करना उसके प्रभारी के द्वारा कि अगर सरकार बनती है तो एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम भी होगा। इन दोनों ने एक माहौल तैयार किया है सीमांचल के इलाकों में
कांग्रेस के प्रति, जहाँ पर वह 12 सीटों में चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी जो उनके सहयोगी हैं, वो बाकी बचे हुए सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए सीमांचल में। जो दूसरा कारण मैं मानता हूँ कि सीमांचल के जो मुस्लिम हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन की ओर अब झुक चुके हैं। उसका कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रति या नीतीश कुमार के प्रति जो उनका आकर्षण होता था, अब वो मोह-भंग में तब्दील हो चुका है। नीतीश कुमार ने सिर्फ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने में ही मदद नहीं की। सिर्फ उन्होंने ऐन वक़्त पर महागठबंधन को, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन को गच्चा नहीं दिया, बल्कि उनकी राजनीति भी धीरे-धीरे ऐसी होती गई जिससे हिंदुत्ववादी शक्तियाँ खुश रहें। मिसाल के तौर पर उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में जो मुस्लिम टोपी देते हैं सम्मानपूर्वक, उसे पहनने से इनकार किया। उससे भी बड़ी बात क्या है, ये एक छोटी प्रतीकात्मक घटना है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने वक़्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, जिससे कि मुस्लिम युवा और जो आम मुस्लिम मतदाता हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यह उनके धार्मिक मामलों में दखलंदाजी के लिए लाया जाने वाला कानून है और इस कानून को जनता दल यूनाइटेड ने भी समर्थन दिया। यह बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। यह बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार ने कभी भी हिंदुत्ववादी एजेंडे का समर्थन नहीं किया। यह भी सच है कि नीतीश कुमार कई मौकों पर ऐसे बयान देते आए हैं, जहाँ पर हिंदुत्ववादी राजनीति का जो एजेंडा है, वह एक तरीके से पीछे हट जाता है। मिसाल के तौर पर एक बार यह मांग उठी कि बख्तियारपुर जो जगह है, उसका नाम बदला जाए। तो नीतीश कुमार ने बड़े ही भरोसे के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ, बहुत ही एक हम कहें विश्वास दिलाने वाली आवाज़ में यह कहा था कि यह सब फालतू बात है और हम इस सब बातों पे कोई भरोसा नहीं करते, हमारा भरोसा काम पर है। तो यह जो स्थिति नीतीश कुमार की रही है, वो धीरे-धीरे उसमें कमज़ोरी आई है और जो मुस्लिम मतदाता हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो उनके सहयोगी हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वह मुस्लिमों के खिलाफ लगातार नफ़रत का की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे कई अन्य नेता हों और कुछ मौकों पर तो खुद प्रधानमंत्री अ, मोदी साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं, वो भी मुस्लिमों के खिलाफ नफ़रती भाषण देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विलगाव है, क्योंकि वह कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं देती है और इस तरह के नफ़रत भाषण का प्रयोग करती है, उसका असर जनता दल यूनाइटेड पर भी पड़ेगा। ये जो दूसरा कारण है कि एक थोड़ा-सा मत खिसक जाए जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में, ऐसा मुझे लगता है कि इस बार नहीं होगा और जो मुस्लिम मतदाता हैं, वह बढ़-चढ़कर सीमांचल के इलाके में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य उम्मीदवारों को वोट देंगे। तीसरे स्तर पर मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहूँगा कि सीमांचल के इलाके में एक तरीके से पूरे देश में यह आकर्षण है और सीमांचल के इलाके में भी खास तौर पर है कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, उसके प्रति मतदाता काफ़ी आकृष्ट हुए हैं। वे आम मतदाता भी हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में यह भरोसा जगा है कि यह एक ऐसा नेता है, जो कि नफ़रत की राजनीति करने वालों के सामने मोहब्बत की दुकान की बात करता है। पहले भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल से गुजरी थी, तो वहाँ पर आम लोगों ने उसका भरपूर स्वागत किया था और इस समय भी जब राहुल गांधी वहाँ पर कुछ चुनावी सभाएँ कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ आई है और उसमें जो एक समर्थन है राहुल गांधी के प्रति, जो एक आकर्षण है राहुल गांधी के प्रति, वह साफ तौर पर दिखता है और मुझे यह लगता है कि यह जो तीसरा कारण है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को तकरीबन 80% या 90% से ज़्यादा की संख्या में महागठबंधन की ओर ले जाएगा और इससे महागठबंधन को वह नुकसान नहीं होगा जो 2020 के चुनाव में हुआ था। तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रही है कि जहाँ भी इस तरह की स्थिति हो, वहाँ पर ध्रुवीकरण वह करे। कम से कम आज के दिन तक ऐसा नहीं लगता है कि वो ध्रुवीकरण कर पाए हैं। कम से कम आज के दिन तक ये नहीं लगता है कि वे ऐसी स्थिति बना पाए हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल का या महागठबंधन का कोर वोटर है और वो गैर मुस्लिम है, वह सीधे तौर पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे देगा। और आज जब चुनाव प्रचार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो फिर इसकी संभावना नहीं बचेगी। तो यह ध्रुवीकरण ना हो पाना भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जाने वाला है। तो इस स्थिति में मुझे यह लगता है कि जो फिर सीमांचल का इलाका है, ये मुमकिन है कि वे वह महागठबंधन की सरकार बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दे। क्योंकि अगर यहाँ की 24 सीटों में से 17 से 18 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आती हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम पिछले चुनावों के आंकड़ों से प प को ही सही माने, तो ये मुमकिन है
कि महागठबंधन अपने बलबूते पर बहुमत भी हासिल कर ले। हालाँकि चुनावी राजनीति में सारी बातों को पूरी तरीके से या सारे विश्लेषण को पूरी तरीके से एक भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और उसके लिए हमें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज के दिन में सीमांचल में महागठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत है और इस मजबूत स्थिति को अगर वे मतों में बदल पाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीटों पर जीत मिलेगी और यह उनकी सीट को पिछली बार की तुलना में काफ़ी आगे बढ़ाएगा और मुमकिन है कि यही वह इलाका है जो कि बिहार में आने वाली सरकार की दिशा तय कर दे या उसके स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर दे। लेकिन फिर भी हमें 14 नवंबर तक ज़रूर नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वहाँ के जो मतदाता हैं, वह क्रमिक रूप से महागठबंधन की तरफ ही एक तरह से समर्पित होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मन में अब अन्य दलों के प्रति चाहे जो थोड़ा बहुत आकर्षण हो, कम से कम वो वोट के रूप में देने की लालसा नहीं बची है और यह महागठबंधन के लिए खुशखबरी है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के किसी अन्य मुद्दे पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसके बारे में बताएँ और हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ भी दें। नमस्कार।